नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा गहराई में उतरने वाले हैं। हम उन विशाल ऐतिहासिक ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एक बेहद विविध और अनूठा आकार दिया। सच कहूं तो ये इतिहास की एक बहुत ही शानदार और रोमांचक यात्रा होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल मन में आता है कि आखिर प्राचीन काल के घुमंतू कबीलों और मध्यकालीन सम्राटों ने मिलकर एक साझी संस्कृति का निर्माण कैसे कर दिया। सोचिए जरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से लेकर मुगल साम्राज्य के अंत तक की लगभग 3000 वर्षों की एक लंबी यात्रा है, और आज हम इसी गुत्थी को बहुत ही आसान शब्दों में सुलझाएंगे। आज की इस चर्चा का हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम मुख्य रूप से 5 चीजों को कवर करेंगे: आर्यों से जुड़े मिथक और सच्चाई, उनकी उत्पत्ति के 3 सिद्धांत, फिर हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का उदय, उनका विस्तार और नीतियां, और आखिर में बात करेंगे उनके पतन और उस सांस्कृतिक विरासत की जो आज भी हमारे बीच है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, आर्य, मिथक और सच्चाई। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व। ये वो दौर था जब महान सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर थी और एक नई वैदिक संस्कृति का प्रवेश हो रहा था। आपने आर्य शब्द अक्सर सुना होगा, है ना? औपनिवेशिक काल में इसे अक्सर एक हिंसक नस्ल के रूप में पेश किया गया था, लेकिन असल में संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ किसी विशेष नस्ल या रंग से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ या सम्माननीय व्यक्ति। प्राचीन ग्रंथों में यह पूरी तरह से आपके आचरण, आपकी नैतिकता और एक उच्च आदर्श को दर्शाता है। इस पूरे क्रमिक विकास को हम आसानी से 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले आता है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस समय ये लोग मुख्य रूप से घुमंतू पशुपालक थे और सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसते थे। फिर आता है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें उन्होंने गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ अपना विस्तार किया, खेती शुरू की और एक बेहद जटिल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। और सच कहूं तो यहीं से भारतीय सभ्यता की एक नई और मजबूत नींव तैयार हुई। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, उत्पत्ति के 3 सिद्धांत। मतलब ये आर्य आखिर आए कहां से थे? आइए उन प्रमुख सिद्धांतों को एकदम निष्पक्ष तरीके से समझते हैं जो इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इतिहासकारों के बीच मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण हैं। पहला है आक्रमण सिद्धांत, जो कहता है कि मध्य एशिया से एक अचानक और हिंसक हमला हुआ था। दूसरा है प्रवासन सिद्धांत, जिसके अनुसार ये प्रवेश हिंसक नहीं बल्कि क्रमिक था। लोग धीरे धीरे आए और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। वैसे इस सिद्धांत को वर्तमान में कई भाषाई और जेनेटिक शोधों का समर्थन भी मिलता है। और फिर तीसरा है स्वदेशी सिद्धांत, जो ये मानता है कि आर्य कहीं बाहर से आए ही नहीं बल्कि वे शुरू से इसी उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। आपको पता है, इतिहास अक्सर मिट्टी की परतों में एक पहेली की तरह छिपा होता है और पुरातात्विक सुराग हमारी काफी मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर सिंधु घाटी की मोहरों पर घोड़ों के चित्र बहुत दुर्लभ है, लेकिन वेदों में घोड़े और रथ बेहद अहम माने गए हैं। सुरकोटदा और राखीगढ़ी जैसी जगहों पर घोड़ों की हड्डियों के कुछ बिखरे हुए टुकड़े भी मिले हैं, जिन पर वैज्ञानिक आज भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही तांबे और कांसे से लोहे के औजारों तक का जो बदलाव हुआ, वो साफ दिखाता है कि समाज कैसे खेती और स्थायी बस्तियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा चलते हैं 16वीं सदी में। मुगल साम्राज्य का उदय। एक नई शक्ति ने भारतीय भूमि पर कदम रखा, जिसने आने वाले 300 वर्षों तक प्रशासन और संस्कृति की पूरी रूपरेखा को ही बदल कर रख दिया। इस कालक्रम को जरा ध्यान से देखिए। मुगलों के 300 वर्षों के इतिहास में 1526 में बाबर द्वारा साम्राज्य की स्थापना से लेकर 1857 में अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के निर्वासित होने तक इस राजवंश ने सत्ता के कई भारी उतार चढ़ाव देखे। इस एक स्लाइड से आप उस पूरे दौर की विशालता का साफ अंदाजा लगा सकते हैं। इस साम्राज्य की शुरुआत भी कोई आसान नहीं थी, काफी उथल पुथल रही। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर इसकी नींव तो रख दी, लेकिन उनके बेटे हुमायूं को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वो निर्वासित हुए लेकिन हार नहीं मानी और अंततः वापस दिल्ली पर कब्जा किया। एक बहुत ही रोचक बात बताऊं, एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा बनवाया गया हुमायूं का मकबरा ही आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। साम्राज्य की नींव तो पड़ गई, अब बात करते हैं उनके विस्तार और नीतियों की।
क्योंकि यहीं से प्रशासकीय शैलियों का असली खेल शुरू होता है। मुगलों के अलग अलग सम्राटों की नीतियों में बहुत बड़ा अंतर था। एक तरफ अकबर थे, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया और दीन इलाही नाम का एक नया विचार पेश किया। वहीं बिल्कुल दूसरी तरफ औरंगजेब थे, जिन्होंने शरिया कानून को कड़ाई से लागू किया, जजिया कर फिर से लगा दिया और यहां तक कि दरबारी संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन बिल्कुल विपरीत प्रशासनिक शैलियों ने साम्राज्य की स्थिरता को बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। बीच के जो सम्राट रहे, उनका अपना अलग ही इम्पैक्ट था। जहांगीर के समय में 1615 में ब्रिटिश दूत सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति मिली, और हम सब जानते हैं कि भविष्य में इसका क्या नतीजा हुआ। शाहजहां के दौर में तो मुगल वास्तुकला अपने एकदम चरम पर पहुंच गई, और फिर औरंगजेब, उन्होंने साम्राज्य का सबसे ज्यादा भौगोलिक विस्तार किया, लेकिन इसी अत्यधिक विस्तार और कठोर नीतियों की वजह से मराठों, सिखों और राजपूतों के भारी विद्रोह भी शुरू हो गए। और अब हम आते हैं आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, पतन और सांस्कृतिक विरासत। हर विशाल साम्राज्य का अंततः पतन होता ही है, और 1857 आते आते मुगल सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई। सत्ता तो 1857 में खत्म हो गई, लेकिन जरा आज के हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखिए। लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल आज भी हमारी पहचान का हिस्सा हैं। फारसी और संस्कृत के मेल से उर्दू जैसी बेहद खूबसूरत भाषा का जन्म हुआ। और अगर खाने की बात करें तो बिरयानी, कबाब और नान, ये सब उसी सांस्कृतिक मेलजोल का ही तो नतीजा हैं। हम आज भी उस दौर को जी रहे हैं। वास्तुकला और भोजन से परे एक बात जो सच में हैरान करती है, वो ये है कि आज के आधुनिक भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे कि हमारी IAS और IPS जैसी प्रणाली, उसकी बुनियादी जड़ें भी काफी हद तक उसी जटिल प्रशासनिक ढांचे में देखी जा सकती हैं जिसे मुगल काल के दौरान विकसित किया गया था। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। तो अंत में इस पूरी जर्नी को देखकर एक सवाल मन में आता है। आर्यों के समय से लेकर मुगलों के शासन तक अगर हमारा इतिहास भाषाओं, खानपान और विचारों के निरंतर घुलने मिलने की एक इतनी लंबी प्रक्रिया रहा है, तो जरा सोचिए, आज हमारे समाज में कौन सी नई सांस्कृतिक परतें जुड़ रही हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज बीती ही बातें नहीं हैं, वो आज भी इसी वक्त हमारे आसपास रचा जा रहा है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।